जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफेट सर का ये लाइन आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी काम जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको नहीं पता है, तब उस चीज में रिस्क है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाना नहीं आता है, तब गाड़ी चलाना रिस्क होता है। बट अगर आपको गाड़ी चलाना आता है और तब आप ड्राइव करते हो, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में सेम चीज होता है कि अगर आप अधूरे नॉलेज के साथ या बिना जानकारी के साथ अगर आप इस चीज में आते हो, तो आपको इसमें रिस्क है। अगर कोई शेयर मार्केट को जुआ कहता है, तो जुआ वही कह सकता है जो जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, या जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो इसके अंदर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर जोखिम है। तो इसी कोटेशन के साथ आज का इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप और हम सब अमीर बनने के सफर पे हैं, और आप सभी से मेरी बस यही विनती है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें, समझें और इन चीज़ों को सीरियसली लें, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सैलरी से या जॉब जो भी काम आप कर रहे हो उससे आप अमीर बन सकते हो, तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं कुछ किस चीज़ों को बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, बनाया है अपने लेवल पे। उन चीज़ों में मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अगर, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये तो फॉर्म का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने रखता है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कि अगर आप अनमैरिड नहीं मैरिड हो तो आप पे लाइबिलिटी है, आप पे जिम्मेदारियां हैं। बट अगर आप अनमैरिड हो तो आप पे लाइबिलिटी नहीं है, न के बराबर है। तो आपका डिसीजन और मैरिड पर्सन का डिसीजन दोनों में अंतर होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन चीज़ों को मैंने दिया है। बेसिकली ये अपने लिए डिज़ाइन किया है कि अगर मेरे पास आप आते हो या कोई भी बंदा जो मुझसे राय लेता है या सजेशन लेता है, तो किन-किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है अगर मैं उनको एडवाइस करता हूँ तो। जैसे कि जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ से शुरू होता है, उनका स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। वो प्राइवेट जॉब में करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, या होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, या अनएम्प्लॉयड है। अगर इन सभी चीज़ों में से सिलेक्ट करते हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी के थ्रू आता है या बोनस डिविडेंड। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बोनस डिविडेंड, कमीशन, या फिर आप किसी एजेंसी में हो जहाँ से आपको कमीशन मिलता हो, या फिर अदर इनकम, कोई भी सोर्स हो सकता है। तो अदर इनकम, इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। मीन्स आपके अर्निंग पे, जो आप कर रहे हो अर्निंग, उस पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं आपके। अगर शादी हो गई है तो आपकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट हो, या हो सकता है आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है कि आपका एक्चुअल में अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप म्यूचुअल फंड में हो, चाहे आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में हो। अगर आपका एज, लेट्स एज्यूम कि आपका एज अभी 20 ईयर है, तो आपका डिसीजन, और कोई बंदा है जिनका एज अभी 14 ईयर है, 40 साल के हैं, तो उनका डिसीजन, दोनों में अंतर होता है। अगर वो 40 साल का है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटीज काफ़ी सारा होता है। लेकिन अगर आपका एज 20 ईयर है, अभी आप यंग हो, तो आप एग्रेसिव डिसीजन ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन जो है वो इक्विटी में कर सकते हो, डेप्थ फंड फंड के बजाय। लेकिन अगर आपका एज 40-50 है तो आप इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा नहीं रख सकते हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट कॉलम जो बनाया हुआ है, उसमें है कि आप प्रीवियस में इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ करते हो या किए हुए हो। अगर म्यूचुअल फंड में किए हो तो येस और नो, और कितना किए हो। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आपका है तो येस और नो, अगर है तो कितना।
लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया है या नहीं, अगर लिया है तो कितना, अगर नहीं लिया है तो ये भी एक मिस्टेक है। जैसे कि अभी कोरोना आया किसी को नहीं पता था। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, इन दैट केस अगर वैसा कुछ सिचुएशन आता है तो आपके फैमिली के इकोनॉमिकल कंडीशंस नहीं गड़बड़ाएगा। अगर खुदा ना करे कि आपको कुछ हो जाता है और आप उस फैमिली के अर्निंग मेंबर हो, तो सोचो आपके जाने के बाद उस फैमिली का क्या होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से एक, मेरे ख्याल से एक हेल्थ इंश्योरेंस होल फैमिली का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अनसर्टेन कुछ वैसा सिचुएशन आता है तो आपका सारा सेविंग खत्म हो जाता है। उस एक प्रॉब्लम के कारण आपका जो भी प्री डिटरमाइंड गोल होगा वो सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ एक इंसिडेंट के कारण। तो हेल्थ इंश्योरेंस होल फैमिली का और लाइफ इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर का ये जरूरी होता है। उसके बाद आप पे लाइबिलिटी क्या क्या है, मीन्स अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है, या कोई और कर्ज है, किसी तरीके का डेप्थ है, तो वो कितना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, मंथली ईएमआई कितना कटता है और कितना उसका अमाउंट बचा हुआ है अभी कटने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। दो तरीके के होते हैं। कुछ होगा कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको मोबाइल खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, लॉन्ग टर्म में होगा कि नहीं मुझे अच्छा सा आलीशान घर बनाना है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो वो लॉन्ग टर्म जिसका होराइजन आपका 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म गोल में आता है। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के फॉर्म डिजाइन किया गया है। मैं बेसिकली एक फॉर्म बनाने की बारे में सोचा था, ग्रो बिहार। जो बिहार के लोग हैं इन सभी चीज़ों में, इंडिया तो पिछड़ा हुआ है ही, उसमें भी बिहार और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने नाम रखा ग्रो बिहार, और इसके अंतर्गत ये फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। ये नहीं है कि बिहार के लोग ही सिर्फ है, मतलब बिहार के मैं हूँ, बिहार का है, तो इस कारण से बिहार के बारे में सोचे और इस चीज़ों को नाम दिया ग्रो बिहार। बट अगर आप कहीं बाहर से भी हो तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ बिहार वालों के लिए, ऐसा कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। तो इस फॉर्म को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करो तो भी मैं ये फॉर्म आपको दे दूंगा, और वहां से आप ये फॉर्म फिलअप करके अगर आप मुझे देते हो तो मैं एडवाइस आपको कर सकता हूँ। वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, बट मेरे स्तर पे जितना हो सकता है मैं उतना बेटर से बेटर आपको डिसीजन या हेल्प कर सकता हूँ डिसीजन लेने में। एट लास्ट डिसीजन जो भी होगा वो आपका होगा, बट आपको एक हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस तरीके से करो, इसमें इतना करो कि आपको फ्यूचर में अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाल दूंगा, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना, हाई लिख के भेज देना, मैं आपको ये पीडीएफ या जो भी इंक्वायरी होगा आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप भर के आप मेरे से एडवाइस ले सकते हो। थैंक यू। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।